हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और नया साल तो आ गया पर अभी भी पिछले साल का घाव भरा नहीं है। बैक टू बैक 3 दिनों के अंतराल 2 बड़े हादसे हो गए, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है, जिसके बारे में आज हम समझेंगे और आप सभी के कंफ्यूजन्स को भी दूर करेंगे। कंफ्यूजन ये कि जेजू एयर को पानी में क्यों लैंड नहीं कराया गया। वैसे तो मैंने डिटेल में केस स्टडी कर दिया है, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसको इस हादसे के बारे में नहीं पता उसे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हुआ क्या। 29 दिसंबर 2024 को जेजू एयर का एक विमान मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। लैंडिंग के दौरान ही पंछियों का एक झुंड प्लेन से टकरा गया। अनुमान लगाया जाता है कि राइट इंजन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गई। इसके बाद पायलट ने मेडे कॉल किया, मेडे मेडे मेडे, बर्ड स्ट्राइक गोइंग अराउंड। इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि पायलट ने खुद कहा कि बर्ड स्ट्राइक हो चुकी है और हम गो अराउंड करने के लिए जा रहे हैं। जब ये बर्ड स्ट्राइक हुआ तब पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन नहीं किया था। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर बर्ड स्ट्राइक की वजह से लैंडिंग गियर फेल हो गया, जो कि होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर लैंडिंग गियर फेल हो गया हो, तब भी यहाँ तक पायलट को पता नहीं होगा कि हमारे प्लेन का लैंडिंग गियर फेल हो चुका है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने लैंडिंग प्रोसेस को रोक दिया। इसलिए मुझे लगता है कि पहली अटेम्प्ट में पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन ही नहीं किया होगा। मे बी यहाँ पर इंजन में डैमेज अधिक हो गया हो, इसलिए वो जल्दी प्लेन को वापस से सिर्फ 3 मिनटों के अंदर ही गो अराउंड करा के रनवे पर टचडाउन भी करा दिया। अगर लैंडिंग गियर फेल हुआ होगा तो पायलट को आखिरी मोमेंट में पता चला होगा, मे बी 1 से 1.5 मिनट पहले। अब यहाँ पर आगे के लैंडिंग प्रोसेस को करने के लिए मिनटों का काम सेकेंड्स में करना था। अगर 3 मिनट में पायलट गो अराउंड किया तो मान लेते हैं कि 1.5 मिनट जाने में और 1.5 मिनट आने में, यानी कि प्लेन को मोड़ने के बाद पायलट के पास ऑलमोस्ट 1.5 मिनटों का समय रहा होगा। यहाँ तक भी पायलट को शायद पता नहीं होगा कि लैंडिंग गियर फेल हो चुका है। इन केस अगर फेल हुआ होगा तो, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया डाउन करने का। अब क्योंकि ये प्लेन 1.5 मिनटों के अंदर ही लैंड करने वाला था, इसलिए लैंडिंग चेकलिस्ट को जल्दी चेकआउट करना था। मे बी यहाँ पर चेकलिस्ट को कंप्लीट करते करते उन्होंने लैंडिंग गियर को भी डाउन किया होगा, और इस लैंडिंग गियर को ओपन होने में लगभग 15 सेकेंड्स का वक्त लगता है। अगर इनकेस हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुआ होगा तो उन्होंने कॉकपिट में इंडिकेटर्स देखा होगा या फिर ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम बजना शुरू हो चुका होगा। तब उन्होंने नोटिस किया होगा कि भाई हमारा लैंडिंग गियर तो डाउन है ही नहीं। अब आगे का प्रोसेस में भी पायलट ने किया होगा या नहीं। दरअसल प्रोसेस ये है कि सीट के पीछे एक छोटे से डोर को ओपन करो, एक एक करके सारे लीवर को खींचो। इसे खींचने के करीब 15 से 20 सेकेंड्स में ग्रेविटी एक्सटेंशन की वजह से प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन हो जाएगा। अब पूरे टाइमिंग को एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। प्लेन को लैंड कराना है। पायलट ने नॉर्मली लैंडिंग गियर को डाउन किया। 15 से 20 सेकंड्स में लैंडिंग गियर को डाउन होना था, पर मान लो हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से डाउन नहीं हुआ, और इसके बारे में पायलट को पता चलते चलते ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकंड्स का वक्त लग गया होगा। अब फिर से उन्हें लैंडिंग गियर को डाउन करने के लिए ग्रेविटी एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसे करने में कम से कम 20 सेकंड्स का वक्त लग ही जाएगा। मेरे अनुसार ऑलमोस्ट 50 सेकंड सिर्फ लैंडिंग गियर को डाउन करने में ही लग जाएगा। ऊपर से लैंडिंग चेकलिस्ट को भी फॉलो करना है। क्या सिर्फ 1.5 मिनटों के अंदर ये सब कुछ किया जा सकता है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। मे बी हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया हो, वो लैंडिंग गियर को डाउन नहीं कर पाए, और जब तक ग्रेविटी एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर पाते प्लेन क्रैश हो गया होगा। हमें नहीं पता कि असल में क्या हुआ होगा, पर इतना तो पता है कि इतने कम समय में लैंडिंग प्रोसेस को फॉलो कर पाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। प्लेन के बेली लैंडिंग के बाद ये रुक नहीं पाया और रगड़ खाते हुए रनवे के बाहर चला गया। रिपोर्ट के अनुसार ये प्लेन रनवे के टचडाउन के ऑलमोस्ट 4000 फीट आगे जाकर लैंड किया था। यही वजह है कि प्लेन को रुकने के लिए पर्याप्त रनवे बचा नहीं, और ये रनवे से बाहर जाकर कंक्रीट से बने एंटीना में टकरा गया। इस हादसे में ये अपडेट्स निकल के आ रही है कि पायलट ने मेडे कॉल के दौरान ये मेंशन किया कि बर्ड स्ट्राइक हो चुका है और हम गो अराउंड कर रहे हैं। इस समय तक प्लेन का लैंडिंग गियर क्लोज ही था। इट मींस लैंडिंग गियर फेल था। इसके बारे में उन्हें यहाँ तक कोई भी जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार 9:01 पहले पायलट ने कंट्रोलर से कहा मेडे मेडे मेडे, बर्ड स्ट्राइक गोइंग अराउंड, और 9:02 में ये प्लेन गो अराउंड करके दोबारा से आकर टचडाउन कर गया। हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि प्लेन को लैंड कराते वक्त प्लेन का कंडीशन कैसा था, प्लेन को पावर मिल रहा था या नहीं, क्या पायलट ने जल्दबाजी में प्लेन को उतारा था या हालात के हाथों मजबूर होकर
उन्हें प्लेन को जल्दी जल्दी लैंड कराना पड़ा। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इवन रडार का डेटा भी लैंडिंग के समय कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बर्ड स्ट्राइक की कोई भी घटना अगर हमें नजर आती है तो हमें एक ही प्लेन की याद आती है, यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549। शॉर्ट में कहें तो 15 जनवरी 2009 को ये प्लेन लगवार्डिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से उड़ान भरा और करीब 4 मिनटों के बाद ये एक पंछियों के झुंड से टकरा गया। दोनों इंजन फेल हो गया। इसके बाद कैप्टन सूली ने एयरपोर्ट के पास मौजूद हुडसन रिवर में प्लेन को लैंड करा दिया। जेजू एयर के साथ हुए बर्ड स्ट्राइक का कंपैरिजन बहुत से लोग यूएस एयरवेज से भी कर रहे हैं। जेजू एयर में भी बर्ड स्ट्राइक हुआ, इसका भी इंजन फेल हुआ, तो ये प्लेन भी समुद्र में लैंड कर सकता था। मुआन एयरपोर्ट भी तो समुद्र के किनारे ही बसा है, इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि इस प्लेन को पानी में क्यों नहीं उतारा गया। दोस्तों, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि जिस तरह से ये प्लेन रनवे से बाहर जाकर आग के गोले में बदल गया, 181 में से सिर्फ 2 लोगों की ही जान बच पाई। अगर ये प्लेन पानी में लैंड करता तो शायद बचने वालों की संख्या 2 से कहीं अधिक होती। फिर भी इसे पानी में नहीं उतारा गया। इसके बहुत सारे कारण हैं। यूएस एयरवेज एक नदी में लैंड किया था। नदी का बहाव सिर्फ एक ही दिशा में होता है। अगर प्लेन को नदी के बहाव से अलाइन कर दिया जाए तो प्लेन को उतार पाना कहीं ज्यादा आसान हो सकता है, पर समुद्र में पानी का बहाव किसी भी दिशा में हो सकती है। इसलिए एज पॉसिबल प्लेन को स्लो करके पानी के बहाव के अलोंग लैंड कराना नदी में आसान होता है समुद्र के कंपैरिजन में। हुडसन नदी जहां यूएस एयरवेज लैंड किया था वो एक सीधी नदी है, लेकिन मुआन एयरपोर्ट में समुद्र के बीच कई सारे आइलैंड है जो रास्ते का कांटा बन सकती है अगर प्लेन को समुद्र में लैंड करा दिया जाए। अगर पानी का बहाव और प्लेन का तालमेल सही से ना हो तो प्लेन डैमेज हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तेजी से पानी प्लेन के अंदर भर जाएगा। ऐसे में बहुत से लोगों की डूबने से मौत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी बचने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। इसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि पायलट ने सही किया। पता है ऐसा क्यों? मान लो एक व्यक्ति को अपने माता पिता को लेकर बाहर जाना है। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बाइक से जा सकते हैं या फिर वो कार से जा सकते हैं। अब क्योंकि 3 लोगों के लिए कार अधिक सेफ है बाइक से, इसलिए वो व्यक्ति कार से चला गया। रास्ते में उसके आगे एक बाइक जा रही थी, तभी उल्टी दिशा से एक ट्रक आता है और ऑलमोस्ट रॉन्ग साइड में उसकी कार से टक्कर हो जाती है। जगह छोटी थी इसलिए कार निकल नहीं पाई, और जो बाइक उसके आगे था वो आराम से निकल गया। उसे एक खरोच भी नहीं आया, लेकिन इसका कार डैमेज हो गया। इस काल्पनिक कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कार में जाने का डिसीजन सही था। अगर वो गलत डिसीजन ले लेते और बाइक लेके जाते तो वो व्यक्ति भी आराम से निकल जाता। उस बाइक की तरह उन लोगों को खरोच भी नहीं आती। कुछ ऐसा ही जेजू एयर के साथ हुआ। कुछ लोगों को लगता है कि 2 ऑप्शन था प्लेन को लैंड कराने का, या तो वो पानी में लैंड करा देते जो कि गलत डिसीजन था, या फिर वो एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर जाते जो कि सही डिसीजन था। सच कहूं तो पायलट ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्लेन को पानी में उतारे, क्योंकि उसके पास बेटर ऑप्शन था एयरपोर्ट में जाने का। ये प्लेन एयरपोर्ट में सुरक्षित कम डैमेज के साथ लैंड कर जाता, मे भी सभी की जान भी बच जाती। लेकिन जिस तरह से ट्रक आ गया और सही डिसीजन लेकर कार ले जाने के बाद भी वो डिसीजन गलत साबित हो गया। वैसे ही जेजू एयर के सामने 3 मीटर की ऊंची कंक्रीट का आईएलएस एंटीना आ गया और पायलट के द्वारा लिया गया सही डिसीजन भी गलत साबित हो गया। ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। पायलट ने रनवे पर लैंड करा के सही किया, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आईएलएस के एंटीना को जिसे ग्राउंड में होना चाहिए था उसे रनवे के ठीक 300 मीटर आगे 2-3 मीटर ऊंचे कंक्रीट में इंस्टॉल किया गया है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ये कह रही है कि लोकलाइजर अच्छे से काम करे, इसलिए हमने कंक्रीट का दीवार बनाया और एंटीना की हाइट को बढ़ा दिया। अब कोई बताए इन्हें कि अगर हाइट बढ़ाना था तो पाइप जोड़ देते। इतना ठोस कंक्रीट बनाने की क्या जरूरत थी? अगेन फिर से मैं आपको यूएस एयरवेज की ओर ले जाना चाहूंगा, जिसे कैप्टन सूली ने हुडसन रिवर पर लैंड कराया था। दरअसल यहाँ पर कैप्टन भी ये नहीं चाहते थे कि इस प्लेन को एक नदी में लैंड करा दे, लेकिन उन्होंने ये सब मजबूरी में किया। उनके प्लेन की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि वो पास के एयरपोर्ट में जा पाए। अगर वो एयरपोर्ट तक जा पाते तो उस दिन यूएस एयरवेज किसी नदी पर नहीं बल्कि किसी एयरपोर्ट में लैंड करता। बात करें जेजू एयर की तो ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जहां हम हर मिनटों में देख सकते हैं कि कब पायलट और एटीसी की क्या बातचीत हुई। अगेन मैं यही कहूंगा कि जिस वक्त पायलट ने मेडे कॉल किया उसी वक्त पायलट ने डिसाइड कर लिया था कि हम गो अराउंड करेंगे, और उस वक्त तक पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन नहीं किया था।
इट मीन्स अगर लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम हुई होगी तो पायलट को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता तभी चलेगा जब वो लैंडिंग गियर को डाउन करेंगे और डाउन नहीं होगा तभी तो उसे पता चलेगा कि लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन उन्होंने डाउन किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गो अराउंड का डिसीजन बना लिया। और जब प्लेन गो अराउंड करके वापस ही प्लेन को लैंड कराने के लिए आ रहे थे तब उनके पास ऑलमोस्ट 1.5 मिनटों का समय रहा होगा, और इतने कम समय में लैंडिंग के सारे प्रोसेस को फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर लैंडिंग गियर फेल हो गया होगा तब इन 1.5 मिनटों के अंदर पायलट को उतना समय नहीं मिला होगा कि वो पीछे के ढक्कन को खोले और ग्रेविटी का इस्तेमाल करके लैंडिंग गियर को डाउन करे, और ये डाउन होने में भी 15 सेकंड्स का वक्त लेगा। भाई वक्त ही तो नहीं था। तो ऐसा ही कुछ सीन रहा होगा जेजू एयर के साथ।